नमस्कार बच्चों। सारणियन के लाभ या महत्व आज हम पढ़ने वाले हैं। सारणियन के लाभों में पहला है समझने में सरलता। देखिए, जब कभी भी टेबल हम बना चुके होते हैं तो जो भी आंकड़े होते हैं उनको समझना काफ़ी आसान और सरल हो जाता है, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, जब हम उन्हें सारणी में रख लेते हैं तो उन्हें समझने में समय की बचत होती है, बार बार उन्हें लिखना नहीं पड़ता। अशुद्धियों की जांच आसानी से हो सकती है। तुलना बहुत आसान है, बिल्कुल सारणियों से तुलनात्मक का काम होता है, जो तुलना का काम ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो क्रमबद्ध रूप में पास पास रखी जाती हैं। कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, उन्हें समझना आसान होता है। सांख्यिकी विवेचन के लिए आवश्यक सारणियन विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी विवेचन यानी कि इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्थान की बचत होती है, जो ढेर सारा डेटा बहुत ज़्यादा जगह में आता है, टेबल के माध्यम से वो काफ़ी कम जगह में रखा जा सकता है। चित्र बनाना सरल। अगर आपके पास टेबल है तो टेबलेशन के बाद प्रेजेंटेशन चाहे रेखा चित्रों के माध्यम से हो, उन्हें बहुत ही अच्छे और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्र जो हैं वो मस्तिष्क में याद रहते हैं। आपको पता होगा शायद, हमारे दिमाग में याद करने का, चीज़ों को याद रखने का जो तरीका है वो चित्र होते हैं। अगर आप अपने बचपन का कोई पल याद करें, जब आप बहुत छोटे थे, तो आपको कुछ दृश्य दिखेंगे, वो चित्र हैं जिनके ज़रिए आप चीज़ों को याद रखते हैं। तो जब चित्र बन के आ जाते हैं हमारे सामने टेबल के ज़रिए, जिनका बेसिस टेबल होती है, तो उनको याद रखना दिमाग में अमिट छाप यानी लंबे समय तक ना मिटने वाला इम्प्रेशन रहता है। अच्छा, याद करने में आसानी। सारणीयन करने से आंकड़ों को आसानी से याद रखा जा सकता है, जो बात अभी बताई मैंने। तो ये कुछ लाभ थे। वर्गीकरण तथा सारणीयन में अंतर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सांख्यिकी अनुसंधान जो है उसमें ये दो काम हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। पहला स्टेज होता है संकलन का, दूसरा स्टेज है वर्गीकरण का, तीसरा स्टेज टेबुलेशन का है। ठीक है। तो हम अंतर जाने। वर्गीकरण तथा सारणीयन दोनों के क्रम भिन्न हैं। पहले समंकों का वर्गीकरण होता है और फिर उन्हें सारणियों में रखा जाता है। तो दरअसल जो सारणीयन का आधार है वो वर्गीकरण ही है। वर्गीकरण में समंकों को समानता एवं असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। सारणीयन में वर्गीकृत समंकों को खानों में और पंक्तियों में, कॉलम्स और रोज़ में सजाकर इस तरह से रखा जाता है। अच्छा, सारणीयन जो है वो वर्गीकरण की यंत्रात्मक क्रिया है। वर्गीकरण अगर आपने किया तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन समान है कौन असमान है। सारणीयन में तो बस खाली एक विशेष रूप में, कॉलम्स में, कुछ रोज़ में उसे यंत्रवत लिख देना है। इसीलिए कहा गया कि सारणीयन वर्गीकरण की यंत्रात्मक क्रिया है। और तीसरा अंतर है, वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है। वर्गीकरण क्या है? सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि। सारणीयन क्या है? समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक रीति, यानी कि ये है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की एक विधि, एक मेथड। और ये क्या है? ये है डेटा प्रेजेंटेशन की एक रीति यानी मेथड। ठीक है। विधि और रीति दोनों एक ही होते हैं। अब सारणीयन के कुछ नियम हैं, इन नियमों को आप ज़रा सा सुन लीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसे इम्पोर्टेंट के तौर पे पढ़ दें। और जो डिफरेंस है ऊपर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारणी में सबसे पहले सारणी की संख्या होनी चाहिए, मतलब कौन सी सारणी है, सारणी संख्या 1, 2, 4, 5 ऐसे, ताकि अध्ययन में इस संख्या द्वारा सरलता से आप जान पाएँ कि कौन सी सारणी आपको देखनी है, उसके माध्यम से इंडेक्स से आप वहाँ तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले सारणी संख्या दी जानी चाहिए। अध्ययन में इस संख्या द्वारा सरलता रहती है। फिर है सांख्यिकी का उद्देश्य तथा शीर्षक। उद्देश्य क्या है और शीर्षक? जो शीर्षक होता है, दरअसल उद्देश्य उसी में निहित होता है। सारणीयन का जो भी उद्देश्य होता है, जैसे आप मान लिया लिखते हैं कि किसी खास, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले लोगों की औसत आय। अब इसका उद्देश्य क्या है? शीर्षक से ही स्पष्ट है कि आप, इसका उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनकी औसत आय निकालने का उद्देश्य, उसी का विश्लेषण और उसी का आपको एनालिसिस करना है, उसी को इंटरप्रेट करना है। तो शीर्षक अगर स्पष्ट है तो उद्देश्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो ये पहली बात रही। तीसरा पॉइंट जो है, सारणी ऐसी बनानी चाहिए जिससे कागज़ पर वह अच्छी लगे, यानी कि साफ़ सुथरी हो, अच्छी लगने वाली हो। सारणी के शीर्षक और उपशीर्षक ऐसे होने चाहिए कि उनके अर्थ स्पष्ट और सरल हो। जहाँ तक संभव हो शीर्षक छोटा रखें, क्योंकि बड़े शीर्षक पढ़ने में असुविधा होती है।
प्रत्येक कॉलम में इकाइयों को लिखने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अंकों को समझने में सरलता रहे। कॉलम में इकाइयों को आप लिख सकें ताकि अंक समझ में आए, मतलब बड़े कॉलम होने चाहिए ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। सारणी इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि वर्गीकृत आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन हो सके। जो भी आंकड़े दिए गए हैं क्लासिफाइड, आप उनको कंपेयर कर सकें। सारणी इस तरह से बनाएं। सारणी में रेखाएं ढंग से खींची जानी चाहिए ताकि स्थान भी आप बराबर छोड़ें, उचित छोड़ें। इसके लिए यह अच्छा हो कि पहले सारणी का ढांचा बना लें, उसके बाद में उसमें आप जैसा चाहें वैसा सुधार कर लें। कॉलम आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े लंबे चौड़े कर लें। खानों और पंक्तियों की व्याख्या व आकार सारणियन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके करें। जैसा उद्देश्य है उसी के आधार पर खाने और पंक्तियों के आकार होंगे। समंकों के संबंध में यदि कोई विशेषता हो तो उसे टिप्पणी के रूप में लिख देना अच्छा होता है, वो नीचे लिख सकते हैं टिप्पणी के तौर पे। प्रस्तुत किए जाने वाले पदों का क्रम निश्चित होना चाहिए। टेबल में क्रम संख्या एक कॉलम बना लेना चाहिए और ताकि उनका क्रम जो है वो निश्चित रख लें। समंकों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से ना होने पर उन्हें विविध नाम के खाने में विवरण करके लिखना चाहिए। अगर वर्गीकरण जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है तो प्रत्येक कॉलम का नाम लिख देना चाहिए ताकि उसमें आप जो सूचनाएं लिखें समझ में आए कि वो क्या हैं सूचनाएं। अधिक महत्व के आंकड़ों को मोटे अंक में लिख देना चाहिए, उनको मोटा कर देना चाहिए, मोटे अंकों में लिख देना चाहिए, थिक लेटर्स में। और समंकों के स्रोत का स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक होता है। उसमें एक हेडिंग डाल देते हैं सोर्स, या हिंदी में लिखते हैं स्रोत। ये हमें डेटा कहाँ से मिला वो हम लिख देते हैं नीचे, ये नीचे नोट के तौर पे रहता है टेबल के। और सारणी का रूप ऐसा होना चाहिए जिससे वह सुंदर दिखाई दे। ये रिपीट हुआ है, आकर्षक दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। जो सुंदर होगा वो आकर्षक होगा। तो ये बात रही। अब रही बात कि सारणी के अंग क्या हैं। ये तो सारणी की संख्या एक अंग होती है, संख्या सबसे ऊपर पड़ती है यहाँ पे। फिर सारणी का शीर्षक पड़ता है। फिर उसके नीचे आपका इस तरह का कॉलम आएगा। इसमें टाइटल होंगे, शीर्षक होंगे, फिर उपशीर्षक होगा और फिर योग आता चला जाएगा। ये नीचे तक बढ़ते चले जाएंगे कॉलम। नीचे टिप्पणी भी दे सकते हैं अगर कुछ लिखना हो, फिर स्रोत भी लिखा जाता है। फिर आती है बात सारणियन के प्रकार कौन से होते हैं। इस टॉपिक को फ़िलहाल कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।